नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ओपी वर्मा आप सभी का अरस्तु स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल बाय डॉक्टर ओपी सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम बायोलॉजी के अंदर मानव शरीर तंत्रों में रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे। उसमें हमने रक्त के बारे में पढ़ा, उसमें हमने हार्ट के बारे में पढ़ा। आज हम रक्त वाहिनी ब्लड वेसल्स पर चर्चाएं करेंगे। तो आइए दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है अरस्तु स्टडी पॉइंट पर। रक्त वाहिनी 3 प्रकार की होती हैं। ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की हैं, एक धमनी, एक सिरा और एक केशिका, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। धमनी और सिरा दोनों मुख्य ब्लड सप्लाई से रिलेटेड होती हैं, लेकिन धमनी को सिरा से जोड़ने का काम जो करती हैं वो छोटी रक्त वाहिका होती हैं, उन्हें केशिका कहा जाता है। इन दोनों में डिफरेंस भी यही है कि जो धमनी और सिरा हैं उनकी संरचना के लिए समझने के लिए हमें एक ट्रांसेक्शन लेना पड़ेगा ब्लड वेसल्स का। उस जब ब्लड वेसल्स का ट्रांसेक्शन लेते हैं तो हमें 3 परतें दिखाई देती हैं। जो सबसे बाहर होती है रक्त वाहिकाओं के अंदर उसे बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच में होती है उसे ट्यूनिका मीडिया और सबसे अंदर होती है उसे ट्यूनिका इंटरना परत कहा जाता है। ये जो तीनों परतें हैं ये धमनी और सिरा दोनों के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन जो केशिका होती हैं उनके अंदर केवल एक ही परत पाई जाती है, ट्यूनिका इंटरना। तो ट्यूनिका इंटरना कैपिलरीज के अंदर पाई जाती है, बाकी धमनी सिरा के अंदर ये तीनों ही परतें पाई जाती हैं। इनमें ध्यान से देखें, सबसे बाहर वाली परत, मैं हल्का शॉर्ट में लिख भी रहा हूँ, ये सबसे बाह्य परत होती है, सबसे बाह्य परत। तो रक्त वाहिकाओं की सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? ट्यूनिका एक्सटर्ना कहलाती है। इस ट्यूनिका एक्सटर्ना के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। तो इसमें कोलेजन तंतुओं की क्या होती है? अधिकता होती है। कोलेजन तंतु हमारे शरीर के अंदर कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाले कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जो कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। कोलेजन फाइबर्स की वजह से ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है ये बहुत मजबूत परत होती है जो सुरक्षा का काम करती है। इसके अंदर इलास्टिन तंतु भी होते हैं, प्रत्यास्थ तंतु भी होते हैं, लेकिन जो इलास्टिन तंतु हैं वो अपेक्षाकृत कम होते हैं। इलास्टिन तंतु अपेक्षाकृत क्या होते हैं? कम। तो कोलेजन तंतु ज़्यादा और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं वो कम होते हैं। ये सबसे बाहर होती है, मजबूत परत होती है। दूसरी जो परत है उसके कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। ये जो ट्यूनिका मीडिया है ये मध्य परत होती है, मध्य परत। इस ट्यूनिका मीडिया के अंदर इलास्टिन फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। कौन से फाइबर ज़्यादा होते हैं? इलास्टिन। इलास्टिन फाइबर्स को ही बोलते हैं प्रत्यास्थ तंतु, प्रत्यास्थ तंतु। तो इलास्टिन फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी कारण इस ट्यूनिका मीडिया के कारण ही इन ब्लड वेसल्स में इलास्टिसिटी पाई जाती है, प्रत्यास्थता पाई जाती है। तो इनमें कौन सा गुण पाया जाता है? प्रत्यास्थता। तो इसी परत की वजह से प्रत्यास्थता होती है, प्रत्यास्थता पाई जाती है। इलास्टिसिटी, ये वाला प्रश्न जो इलास्टिसिटी से रिलेटेड है ये अभी सीटेट के एग्जाम में भी पूछा गया था। सीटेट में आया हुआ है 2019 के अंदर ही ये प्रश्न पूछा गया था सीटेट में। तो प्रत्यास्थता कौन सी परत में होती है? ट्यूनिका मीडिया के अंदर। कौन से फाइबर्स की वजह से होती है? इलास्टिन फाइबर। इलास्टिन फाइबर्स इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, ये संयोजी ऊतक के अंदर पाए जाते हैं। इसी परत के अंदर अनैच्छिक पेशियां भी पाई जाती हैं। कैसी पेशी होती हैं? इनवॉलेंट्री अनैच्छिक पेशी पाई जाती हैं। तो अनैच्छिक पेशी भी होती हैं जिन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता। इनके अंदर सामान्यतया लैक्टिक एसिड का निर्माण भी नहीं होता है और लैक्टिक एसिड ज़्यादा नहीं बनता, अतः इसमें थकान भी नहीं होती है। तो अनैच्छिक पेशी पाई जाती हैं। ये जो प्रश्न है अनैच्छिक पेशी शब्द, ये अभी अभी फर्स्ट ग्रेड 2020 के पेपर में आया है। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर पूछा गया है ये प्रश्न। सबसे अंदर वाली जो परत है ये अंदर की परत, इसे बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका एंडोथीलियम।
इसी को क्या नाम दिया जाता है? एंडोथीलियम। तो ट्यूनिका इंटरना सबसे अंदर की परत होती है, इसे एंडोथीलियम के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे आंतरिक परत है ये, आंतरिक परत क्या कहते हैं इसी को? एंडोथीलियम। इस एंडोथीलियम का निर्माण जिस ऊतक की वजह से होता है वो है सरल सल्की उपकला ऊतक, सरल सल्की उपकला ऊतक। इंग्लिश में बोलें तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है, सबसे अंदर की परत होती है ट्यूनिका इंटरना, एंडोथीलियम के नाम से जानी जाती है। बीच की परत है उसे ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। ये मध्य परत होती है, इसमें इलास्टिन तंतु ज़्यादा होते हैं, इसी के कारण इसमें प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी पाई जाती है। इसमें उपस्थित जो पेशी होती हैं वो अनैच्छिक प्रकार की होती हैं। सबसे बाहर वाली जो परत है उस सबसे बाहर वाली परत को क्या नाम दिया अपन ने? ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसका काम, इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए ये मजबूत परत होती है, सुरक्षा करती है। तो ये धमनी और सिरा दोनों के अंदर ये तीनों परतें होती हैं, लेकिन जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उन ब्लड कैपिलरीज के अंदर केवल एक ही परत पाई जाती है जो है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम इन जो कैपिलरीज हैं, इन कैपिलरीज का वास्तव में काम होता है जो अपनी आर्टरी होती हैं और वेन्स होती है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का जो काम करती हैं, जोड़ने का, कनेक्शन का काम करती हैं, उन्हें बोलते हैं कैपिलरीज। तो ये आर्टरी, धमनी, ये वेन्स, सिरा, इनको आपस में जोड़ने का काम कौन करती हैं? कैपिलरीज। एकदम फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, महीन रक्त वाहिकाओं के फाइबर्स होते हैं। आगे इसमें देखें तो हमें धमनी और सिरा दोनों के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं। धमनी और सिरा में महत्वपूर्ण डिफरेंस, ये तो इनकी संरचना, इनकी आंतरिक संरचना से रिलेटेड बातें हुई। एक साइड में लिखते हैं अपन धमनी और एक साइड में लिखते हैं सिरा, आर्टरी और वेन्स। ये धमनी और ये है सिरा, सिरा वेन्स कहते हैं इंग्लिश में, इन्हें बोलते हैं आर्टरी। पहला ही अंतर है कि धमनी और सिराओं का काम क्या है। तो धमनियों का काम होता है ये रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती हैं। कहाँ तक पहुँचाती हैं? अंगों तक। ये रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती हैं। जबकि सिराओं का काम पूछे तो सिराओं का काम होता है रक्त को अंगों से हृदय की ओर लाना। ये अंगों से हृदय की ओर लाने का काम करती हैं। दूसरा है कि इनमें शुद्ध रक्त सप्लाई होती है। इनमें ब्लड कैसा होता है? शुद्ध रक्त पाया जाता है। जबकि इनके अंदर पूछे तो इनमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। कैसा रक्त होता है इनमें? अशुद्ध रक्त होता है। तो धमनियों के अंदर बहने वाला जो ब्लड है वो शुद्ध होता है, जबकि सिराओं के अंदर जो ब्लड होता है वो अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन दोनों ही तरफ अपवाद हैं, एक एक अपवाद, एक्सेप्शन। एक फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये एकमात्र ऐसी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ये हृदय के अंदर हार्ट से ब्लड को लंग्स में ले जाने का काम करती है। तो हार्ट से अशुद्ध ब्लड को रक्त के शुद्धिकरण के लिए कहाँ लेके जाती है? लंग्स में लेके जाती है। तो एकमात्र ऐसी धमनी कौन सी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? तो फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। इधर भी एक अपवाद है, फुफ्फुस सिरा। ये फुफ्फुस जो सिरा है इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। कैसा रक्त रहेगा? शुद्ध रक्त। इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी
वेन्स, तो पल्मोनरी वेन्स के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। ऐसे इन्हें छोड़कर बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाता है। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ ले जाती है, तो हार्ट से लंग्स में ले जाने का काम करती है, जहाँ पर रक्त में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाता है। तीसरा है कि इनके अंदर कपाट नहीं पाए जाते। इनमें जो कपाट होते हैं, वाल्व्स होते हैं, कपाट नहीं पाए जाते, जबकि इनके अंदर कपाट या वाल्व पाए जाते हैं। कपाट वाल्व पाए जाते हैं। चौथा है, इनमें बीपी ज़्यादा होता है। इनमें आर्टरी के अंदर बीपी क्या रहेगा, ज़्यादा, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि इनके अंदर जो बीपी होता है वो कम होता है। तो सिराओं में बीपी क्या रहता है, कम रहता है। धमनी जो होती हैं हमें दिखाई नहीं देती। बाहर से देखा जाए तो स्किन के अंदर से ऊपर वाली परत, जिससे एपिडर्मिस कहते हैं, उसमें से देखें तो दिखाई नहीं देती, जबकि जो सिराएं होती हैं वो बाहर से दिखाई देती हैं, बाहर से दिखाई देती हैं। जब भी हम ब्लड का कोई भी लेन देन करते हैं तो ब्लड का लेन देन हमेशा सिराओं से किया जाता है। तो दिखाई कौन देती हैं, सिराएं, वेन्स दिखती हैं, धमनियाँ दिखाई नहीं देती हैं। इनके अंदर जो ब्लड होता है वो गहरे लाल रंग का होता है, गहरा लाल रक्त सप्लाई होता है, जबकि इनके अंदर देखें तो रक्त हल्का नीला लाल होता है। हल्का नीला लाल, नीला इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम और CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। अशुद्ध ब्लड हल्के नीले रंग का होता है जो सिराओं के अंदर प्रवाहित होता है, जबकि धमनियों के अंदर गहरे लाल रंग का रक्त सप्लाई होती है। इनकी जो भित्ति होती है वो भित्ति बॉल, ये बॉल मोटी होती है, भित्ति कैसी होती है, मोटी, जबकि इनकी जो ल्यूमेन होती है वो गुहा सक्रिय होती है, नैरो होती है। तो जो बॉल होती है वो मोटी, जबकि गुहा क्या होती है, सक्रिय होती है। जबकि इधर देखा जाए तो इनकी जो भित्ति है वो भित्ति पतली होती है, जबकि जो गुहा है, ल्यूमेन है, वो चौड़ी होती है। ये इनमें मेन डिफरेंस होते हैं। दोबारा बोल देता हूँ, धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती हैं, जबकि सिराएं अंगों से वापस हृदय में लाती हैं। जो धमनी हैं उनके अंदर शुद्ध रक्त की सप्लाई होती है। धमनियों में प्रवाहित ब्लड कैसा होता है, शुद्ध, लेकिन फिर भी एकमात्र कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त सप्लाई होता है, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी। ये ब्लड को हृदय से लंग्स तक ले जाती है, लंग्स के अंदर ऑक्सीकरण के लिए लेके जाती है। इनमें अशुद्ध ब्लड की सप्लाई होती है, लेकिन एकमात्र पल्मोनरी वेन्स एकमात्र ऐसी वेन्स है जिसके अंदर सामान्यतः अशुद्ध ब्लड की सप्लाई होती है, शुद्ध ब्लड की सप्लाई होती है। इनमें कपाट नहीं पाए जाते, जबकि इनमें कपाट या वाल्व पाए जाते हैं। इनमें बीपी ज़्यादा होता है, इधर बीपी कम, दिखाई नहीं देती, ये दिखाई देती हैं। इनमें रक्त गहरा लाल होता है क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त सफिशिएंट मात्रा में होता है। इनमें रक्त हल्का नीले रंग का होता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है और CO2 की अधिकता होती है। हमारे ब्लड के अंदर यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लू अपीयरेंस होती है ब्लड की, और शरीर के अंदर ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया कहलाता है। इसकी जो भित्ति है, दीवार है, मोटी होती है, जबकि जो ल्यूमेन होती है वो नैरो होती है, सक्रिय होती है। ये मेन धमनी और सिरा से रिलेटेड अंतर हैं। इनमें कुछ रक्त वाहिकाएं ऐसी भी होती हैं जो ब्लड सप्लाई ना करके पोषक पदार्थों की सप्लाई करती हैं। जो धमनी और सिरा हैं उनको पोषक पदार्थों की सप्लाई करने वाली जो रक्त वाहिका होती हैं उन्हें बोलते हैं वासा वैसोरम, उन्हें वासा वैसोरम कहा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि धमनी और सिरा को पोषक पदार्थ सप्लाई करने वाली
रक्त वाहिका क्या कहलाती हैं? तो रक्त वाहिका जो पोषक पदार्थों की सप्लाई करती हैं उन्हें बोलते हैं वासा वैसोरम। इन्हें वासा वैसोरम के नाम से जाना जाता है। हमारी जो रक्त वाहिका हैं वो कई होती हैं, लेकिन उनमें से आपको 2-4 इम्पोर्टेंट याद रखनी है। जैसे पूछ लिया जाए कि हृदय को रक्त की सप्लाई कौन सी धमनी करती है? हृदय को रक्त की सप्लाई कौन सी धमनी द्वारा होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए कोरोनरी धमनी। कौन सी आर्टरी हो जाएगी? कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी शब्द का यूज भी सामान्यतः हार्ट के लिए किया जाता है। ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि मस्तिष्क को रक्त की सप्लाई करने वाली धमनी कौन सी है? तो आपका आंसर होना चाहिए कैरोटिड। कौन सी धमनी हो जाएगी? कैरोटिड। ये कैरोटिड जो होती है जब ये नेक के अंदर होती है तब इसे कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। आगे चलकर ये 2 ब्रांच में बढ़ जाती है, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो ब्रेन को ब्लड की सप्लाई करती है। बाकी जो बाहर वाली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है वो पूरे क्रेनियम, कपाल या ईयर या नोज या चेहरे को ब्लड की सप्लाई लेकर के जाती है। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि यकृत, जिसे लीवर कहते हैं, इस लीवर को ब्लड की सप्लाई करने वाली धमनी कौन सी है? तो आपका आंसर होना चाहिए हेपेटिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी होती है? हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी के साथ साथ हेपेटिक पोर्टर सिस्टम भी होता है। तो हेपेटिक पोर्टर सिस्टम और हेपेटिक आर्टरी दोनों के द्वारा लीवर को ब्लड की सप्लाई की जाती है। ऐसे ही डायफ्राम जो कि चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में एक गुंबदाकार संरचना के रूप में होता है, जिसे हिंदी में तनुपट कहते हैं। इस डायफ्राम को ब्लड की सप्लाई ले जाने का काम करती है फ्रेनिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी करती है? फ्रेनिक। तो जो फ्रेनिक आर्टरी है, फ्रेनिक आर्टरी कौन से अंग को जाती है? डायफ्राम को। लीवर के लिए कौन सी जाती है? हेपेटिक। ब्रेन, मस्तिष्क के लिए कौन सी जाती है? कैरोटिड। और हार्ट को कौन सी जाती है? कोरोनरी। यदि आपको सिरा पूछ लिया जाए, वेन्स पूछ ली जाए, तो इस धमनी को हटाकर के यहाँ क्या लगा दो? सिरा लगा दो, वेन्स लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपसे पूछेगी अशुद्ध रक्त को हार्ट से वापस कौन लाएगी? तो कोरोनरी वेन्स लाएगी। ऐसे ही यदि आपसे किडनी के लिए पूछा जाए, वृक्क के लिए पूछ लिया जाए, तो किडनी को ब्लड की सप्लाई करती है, उसे बोलते हैं रीनल आर्टरी। कौन सी आर्टरी कहेंगे? रीनल आर्टरी के नाम से जानते हैं। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग आर्टरी है, जिसमें से एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये 2-3 पूछी जाती हैं जो मैंने आपको बताई। और ऐसी रक्तवाहिका, ब्लड वेसल्स, जो कि धमनी सिरा को पोषक पदार्थ, न्यूट्रिटिव सप्लाई करती है, उस न्यूट्रिशन सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स को क्या नाम देते हैं? वासा वैसोरम के नाम से जाना जाता है। वासा वैसोरम। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जब एंजियोलॉजी में करते हैं, तो एंजियोलॉजी का मतलब होता है रक्त वाहिनियों का अध्ययन या संपूर्ण रक्त परिसंचरण, जिसके जनक माने जाते हैं विलियम हार्वे। किसको माना जाता है? विलियम हार्वे को माना जाता है, जिन्हें फादर ऑफ एंजियोलॉजी कहते हैं। अपन देखें कि ये आर्टरी है, कोई भी धमनी है या सिरा है। कभी कभी इनसे रिलेटेड इंटरनल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये धमनी और सिरा, इसके अंदर अचानक यदि कोई रक्त का थक्का बन जाए, ब्लड का क्लॉट बन जाए, जैसे माना कि ये ब्लड, इसकी 3 परतें हैं। सबसे बाहर वाली परत लिखी थी अपन ने अभी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच में हो गई ट्यूनिका मीडिया, और ये सबसे अंदर वाली हो गई ट्यूनिका इंटरना। इसके अंदर कभी कभी अचानक रक्त का थक्का बन जाता है। ऐसा माना कि रक्त का थक्का एक ही जगह पर बन गया, तब इसे थ्रोम्बस कहा जाता है। क्या नाम देंगे इसको? थ्रोम्बस। तो आपसे पूछे कि रक्त वाहिनी में अचानक बनने वाले स्थिर थक्का क्या कहलाते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए थ्रोम्बस कहलाते हैं। तो एक ही जगह पर अचानक बनने वाला थक्का क्या कहलाएगा? थ्रोम्बस कहलाएगा।
यदि ये जो ब्लड का क्लॉट है ये एक जगह स्थिर ना होकर जगह जगह गतिशील होता है, तो ऐसे जो गतिशील थक्का होते हैं, गतिशील थक्का, उन्हें बोलते हैं एम्बोलस। एम्बोलस कहा जाता है। तो स्थिर थक्का को क्या कहते हैं? थ्रोम्बस। और गतिशील थक्का को क्या कहते हैं? एम्बोलस। जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म शब्द का मतलब हो गया कि जो लंग्स को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है उसके अंदर एम्बोलस है, मतलब गतिशील थक्का है। ऐसे बोलो कि कोरोनरी थ्रोम्बस, यानी हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर कोई ब्लड का क्लॉट है। कैरोटिड थ्रोम्बस या कैरोटिड एम्बोलिज्म, तो एम्बोलिज्म लग गया, इसका अर्थ है गतिशील थक्का, एक ही जगह पर बन गया, तब उसे बोलेंगे थ्रोम्बस कहते हैं। कभी कभी होता यह है कि ये जो रक्त वाहिका है इसकी आंतरिक सतह पर ऐसे कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। क्या जम गया? कोलेस्ट्रॉल। माना कि रक्त वाहिका के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो गया, और यदि कोलेस्ट्रॉल जम गया है तो इसकी जमने से होता यह है कि जो ल्यूमेन होती है रक्त वाहिका के अंदर, गुहा होती है, वो नैरो हो जाती है। इससे कोलेस्ट्रॉल के जमने की क्रिया, कोलेस्टेरॉल के जो जमने की क्रिया होती है, जमाव होता है, उसे एक नाम देते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस। तो एथीरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है? कोलेस्टेरॉल का जमाव। कोलेस्ट्रॉल का जमाव कहाँ हो गया? रक्त वाहिका की आंतरिक सतह पर। कब कोलेस्ट्रॉल के जमाव की वजह से जैसे ही ये ल्यूमेन या गुहा नैरो हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, तो उसमें ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे बीपीआई की प्रॉब्लम होती है। यदि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल ना जमकर कभी कभी यदि कैल्शियम जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल ना जम के क्या जम गया? कैल्शियम। और यदि कैल्शियम का जमाव हो गया है तो कैल्शियम के जमने की जो क्रिया होती है उसे बोलना पड़ेगा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। 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 तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? रक्त वाहिकाओं की सबसे अंदर वाली परत पर कैल्शियम का जमना। और एथीरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है? कोलेस्ट्रॉल का जमना। ये कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड के अंदर लगभग 150 से 250 मिलीग्राम परसेंटेज तक होता है, अर्थात ये हमारे ब्लड के अंदर पाए जाने वाला सबसे सुंदर स्टीरॉइड्स भी कहलाता है, जिसे बायोलॉजी का सबसे सुंदर स्टीरॉइड भी कहा जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सामान्यतया फीमेल के अंदर ज़्यादा होती है और मेल के अंदर अपेक्षाकृत कम होती है। इसी की वजह से हार्ट से रिलेटेड एनोमलीज ज़्यादा होती हैं। हार्ट की प्रॉब्लम का मोस्ट कॉमनली कारण होता है कोलेस्ट्रॉल का जमाव, एथीरोस्क्लेरोसिस। रक्तवाहिनी में अचानक बनने वाले स्थिर थक्का को क्या कहा? थ्रोम्बस। और गतिशील थक्का को क्या कहा? एम्बोलस कहा। इन रक्त वाहिनियों की जब अपन एक्सरे करते हैं, या यूँ कहें कि जब इनकी आंतरिक जांच की जाती है, तो इनकी जांच को बोलते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी का मतलब क्या है? रक्त वाहिकाओं की आंतरिक जांच। और इन रक्त वाहिकाओं के अंदर बने हुए जो क्लॉट होते हैं या इनका जमाव होता है किसी भी केमिकल्स का, उनका जब ऑपरेशन किया जाता है तो उस ऑपरेशन का नाम पड़ जाएगा एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी का सामान्य मतलब होता है रिकंटूरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब रक्त वाहिकाओं के अंदर ये जो क्लॉट जमे हैं या कोई केमिकल जम गया है उसे हटाकर पुनः ब्लड वेसल्स को वैसा बना देना जैसा पहले होती हैं। अर्थ जैसे कि कोई पाइप है उसको साफ कर देते हैं, तो वो जो सफाई की जाती है उसी को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है? एंजियोप्लास्टी। जांच की जाती है उसे क्या नाम देते हैं? एंजियोग्राफी। कैल्शियम जम जाए तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो एथीरोस्क्लेरोसिस, अचानक थक्का स्थिर बने तो थ्रोम्बस, गतिशील थक्का बने तो एम्बोलस के नाम से जाना जाता है। आगे अपन पढ़ते हैं तो कुछ रक्त वाहिनियों रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ रोगों से रिलेटेड बातें आती हैं। तो नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण तंत्र संबंधी रोग।
रक्त परिसंचरण संबंधी रोग। अपन मेन रोग लेते हैं। पहला जो पेपरों में सबसे ज़्यादा भी पूछा जाता है, पहला रोग है एनीमिया। एनीमिया के कई सारे रीजन हो सकते हैं, टाइप भी अलग अलग हैं। जैसे यूँ कहूँ कि यदि किसी के अंदर आरबीसी की कमी हो जाए तो आरबीसी की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। या आरबीसी की साइज बढ़ जाए तो बढ़ जाता है, तब ऐसी आरबीसी को मैक्रोसाइट कहते हैं। और आरबीसी की साइज छोटी होती है तब उसे माइक्रोसाइट कहते हैं। माइक्रोसाइट तब होता है जब आयरन की कमी होती है, और मैक्रोसाइट तब होता है जब विटामिन B12 या यूँ कहें कि साइनोकोबालेमिन की कमी हो जाती है। या आरबीसी ना पूछकर आपको बोले कि आयरन की कमी हो जाए तो आयरन की कमी से भी क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। या जिंक या फोलिक एसिड की कमी से भी क्या होता है, एनीमिया होता है। या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन की कमी से भी क्या होगा, एनीमिया होगा। तो आयरन की कमी से, हीमोग्लोबिन कमी से, आरबीसी कमी से या कंप्लीट ब्लड की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। दूसरा रोग है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया का मतलब होता है आरबीसी की जो संख्या है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो आरबीसी की संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है, पॉलीसाइथेमिया। नॉर्मली आरबीसी का काउंट हमने लगभग 45 लाख से 55 लाख प्रति घन सेंटीमीटर लिखा था। और यदि उस लेवल से ज़्यादा होता है, जैसे यदि पहाड़ों क्षेत्रों में चले जाते हैं, ऊंचाई पर चले जाते हैं, तो ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या होता है, बढ़ जाती है। तो बढ़ने को क्या कहा जाता है, पॉलीसाइथेमिया। तीसरा रोग है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। क्या नाम देते हैं इसे, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर का मतलब होता है जो हमारी श्वेत रक्त कणिका वाइट ब्लड कार्पल्स होती है, उन WBC की संख्या का 1 लाख से ज़्यादा हो जाना। WBC की संख्या का 1 लाख से ज़्यादा हो जाना क्या कहलाता है, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है इसे। ऐसे ही परप्यूरा रोग तब होता है जब प्लेटलेट्स, ये जो प्लेटलेट्स होती हैं इनकी संख्या, प्लेटलेट्स की संख्या 40,000 से कम हो जाए। 40,000 से कम हो जाए। 40,000 की जो काउंटिंग होती है प्लेटलेट्स की, उसे क्रिटिकल काउंट ऑफ प्लेटलेट कहा जाता है, क्रांतिक संख्या होती है। और यदि 40,000 से कम होती है तो हमारी स्किन के ऊपर रेड कलर के स्पॉट बन जाते हैं, और रेड कलर के स्पॉट यदि बने हैं तो रोग का नाम क्या पड़ जाएगा, परप्यूरा रोग हो गया। तो परप्यूरा रोग हो सकता है। नेक्स्ट इसी में रोग देखें तो एक रोग है CHD, कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज, ये रक्त जो हमारे हार्ट के अंदर ब्लड वेसल्स होती है उसकी एनोमलीज होती है। या कोई भी ऐसा रोग जो किसी भी बच्चे के अंदर नॉर्मली एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही होता है या जन्म से ही होता है, उन्हें कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं, जन्मजात हृदय रोग। तो जन्मजात जो हृदय रोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज के नाम से जानते हैं, या कंजेनिटल हार्ट डिजीज भी हो सकता है। ऐसे ही RHD का मतलब होता है रियूमेटिक हार्ट डिजीज। और रियूमेटिक हार्ट डिजीज रियूमेटिक फीवर की वजह से होता है। कौन से फीवर की वजह से होता है, रियूमेटिक फीवर में होता है कि जब रियूमेटिक फीवर किसी को है तो हार्ट के जो वाल्व होते हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं। हार्ट के वाल्व डिफेक्टिव हो जाने की वजह से होने वाले रोग को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है, RHD के नाम से जानते हैं। ऐसे ही
वेरिकोस वेन, वेरिकोस वेन, वेरिकोस वेन ये विशेषकर ऐसे लोगों में होता है जो लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, जो लॉन्ग स्टैंडिंग पर्सन होते हैं, लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, जैसे पुलिसकर्मी हो सकता है या बस कंडक्टर हो सकता है, खिलाड़ी होते हैं जो लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, उनके अंदर वेरिकोस वेन होता है। होता यह है कि जो सिराएं होती हैं हाथ पैरों के अंदर, उनके कपाट या वाल्व खराब हो जाते हैं। उन वाल्वों के डिफेक्टिव हो जाने की वजह से बॉडी के अंदर ब्लड की नीचे की ओर पूलिंग आ जाती है। ब्लड की पूलिंग हो जाने से जो वेन्स होती हैं वो फूलने लग जाती हैं, अर्थात सूजन आ जाती है, सूज करके टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो सिराओं का सूज कर टेढ़ा हो जाना ही क्या कहलाता है? वेरिकोस वेन कहलाता है। और यदि किसी भी व्यक्ति को वेरिकोस वेन है तो उसे मेडिकली अनफिट कर देते हैं। इससे राजस्थान पुलिस की भर्ती है या डिफेंस से है या आर्मी से है तो इनके अंदर इन लोगों को नहीं लिया जाता है। आगे देखें तो अपन ने जब नॉर्मल बीपी पढ़ा था तो नॉर्मल बीपी के अंदर लिखा था कि स्वस्थ व्यक्ति के अंदर नॉर्मल ब्लड का प्रेशर 120/80 mmHg सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक होता है। और यदि बीपी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तब उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड के प्रेशर का सामान्य से ज़्यादा होना, सामान्य से ज़्यादा होना। तो ब्लड के प्रेशर का सामान्य से ज़्यादा होना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। सामान्य से ज़्यादा का मतलब है कि जब 140/100 mmHg से ज़्यादा होता है तब उसे क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन कहते हैं, बीपीआई कहते हैं। यदि किसी के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा है या थायरोक्सिन की मात्रा ज़्यादा है तो उसके अंदर सामान्यतः नॉर्मल से ज़्यादा बीपी होता है। नॉर्मली जब हृदय की धड़कन बढ़ती है तो भी बीपी के बढ़ने की संभावना होती है। ऐसे ही आगे देखें तो हाइपोटेंशन, हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपोटेंशन का मतलब बीपी का सामान्य से कम, बीपी का सामान्य से कम होना। और ये कम हो सकता है 100/70 mmHg। जब 100/70 से कम होता है तब उसे क्या नाम देना पड़ेगा? बीपी लो कहते हैं। बीपी लो को ही क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन। और बीपी हाई को ही क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन। नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए? तो नॉर्मल बीपी होता है 120/80। बीपी को कौन से यंत्र से मापते हैं? स्पिग्नोमैनोमीटर। स्पिग्नोमैनोमीटर का सबसे पहले उपयोग वैज्ञानिक स्टीफन हेल्स ने किया था। ये स्टीफन हेल्स वही वैज्ञानिक हैं जिन्हें फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है, पादप कार्यकी के जनक। तो प्लांट फिजियोलॉजी के जनक कौन है? स्टीफन हेल्स। और स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले बीपी अपैरेटस स्पिग्नोमैनोमीटर का यूज भी किया था। ऐसे ही शब्द है टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया का मतलब होता है हमारी जो हार्ट रेट है, हृदय की जो धड़कन होती है उस हार्ट रेट का बढ़ जाना। हृदय की धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का यूज करते हैं। उसमें नॉर्मली हृदय की धड़कन स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 70 से 72 प्रति मिनट होती है। जब इससे ज़्यादा हो जाती है तब उसे क्या कहेंगे? टेकीकार्डिया कहते हैं। ये टेकीकार्डिया की अवस्था तब हो सकती है जब किसी के अंदर मोटापा होता है। तो मोटापे की अवस्था में क्या हो जाएगा? उसको टेकीकार्डिया हो जाएगा। या घबराहट के समय भी हो सकती है, घबराहट के समय भी हो सकती है, या ऊंचाई पर चढ़ने पर हो सकती है। तो ऊंचाई पर चढ़ने पर भी हार्ट बीट पर क्या फर्क पड़ता है? तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। या गर्भवती मादा में हो सकती है। तो गर्भवती मादा के अंदर हृदय की धड़कन सामान्य मादा से ज़्यादा होती है। घबराहट के समय, ऊंचाई पर चढ़ने पर, ओबेसिटी या मोटापा है, इन सभी परिस्थिति के अंदर हार्ट रेट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और हार्ट रेट का बढ़ना ही क्या कहलाता है?
टेकीकार्डिया। ऐसे ही हार्ट रेट जब नॉर्मल से कम होती है, तब नॉर्मल से कम होती है उसे बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया, तो ब्रेडीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का सामान्य से कम होना। तो हार्ट रेट कम होती है तो क्या नाम देंगे? ब्रेडीकार्डिया। ज़्यादा होती है तो क्या कहेंगे? टेकीकार्डिया। ऐसे ही एक रोग है एंजाइना पेक्टोरेलिस। एंजाइना पेक्टोरेलिस। एंजाइना पेक्टोरेलिस का मतलब होता है कि हमारे हार्ट के अंदर जो मसल्स होती हैं जिन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं, सामान्यतया हमारे हृदय की पेशियों में लैक्टिक अम्ल नहीं बनता, इसलिए उनमें थकान नहीं होती क्योंकि उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा भी ज़्यादा होती है। कार्डियक मसल्स में रेड मायोफाइबर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। रेड मायोफाइबर ज़्यादा होने की वजह से उनमें कभी भी लैक्टिक अम्ल नहीं बनता, लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन की कमी शरीर के अंदर हो जाए तो ऑक्सीजन की कमी से लैक्टिक अम्ल बन भी सकता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। और यदि लैक्टिक एसिड बन जाता है तो हृदय की जो पेशी होती हैं उनमें ऐंठन होती है, टॉर्सन्स होते हैं, पेशी नष्ट होने लगती हैं, जिससे हृदय की पेशी नष्ट होने लगती है, नष्ट होने लगती हैं, जिससे चेस्ट पेन होता है। और उस चेस्ट पेन को ही क्या कहा जाता है? एंजाइना पेक्टोरेलिस। मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से लैक्टिक एसिड हृदय की पेशियों में बन जाता है, तो लैक्टिक एसिड के बन जाने की वजह से पेशियों में ऐंठन होती है, जिससे पेशियां धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इसी अवस्था में चेस्ट में पेन होता है, उसी चेस्ट में पेन को क्या कहा जाता है? एंजाइना पेक्टोरेलिस। एंजाइना पेक्टोरेलिस यदि किसी को बार बार हो रहा है तो इसका अर्थ है कि उसमें आगे चलकर हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसकी जांच के लिए ईसीजी करवानी पड़ेगी। इसकी जांच के लिए क्या करवाना पड़ेगा? ईसीजी। ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ईसीजी करवानी पड़ेगी। तो ईसीजी का संबंध कौन से अंग से है? हार्ट से है। इसी तरीके की जो दूसरी जांच होती है ईईजी भी होती है। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, वो मस्तिष्क से संबंधित होती है। तो ईईजी का संबंध किससे है? मस्तिष्क से। और ईसीजी का संबंध किससे है? हार्ट से है। तो ये अपन ने रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित विभिन्न तरीके के रोग देखे। रक्त परिसंचरण तंत्र में ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स तीनों का डिटेल में अध्ययन किया। यहाँ से आगे की बातें आगे के चैप्टर में करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप अरस्तु स्टडी पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों तक हमारा बनाया हुआ वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इसके लिए आप बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक मैसेज के थ्रू नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। थैंक्स टू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।